हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक बच्चों हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे आई थिंक 4th लेक्चर होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम क्या बताने वाले हैं, है कि नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सर ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, शुरू तो करो यार। डायरेक्ट मैं वहाँ पे पहुँच गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ऐसे ऐसे होते हैं ऐसे। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं बच्चों, हम आपको चीज़ें बताने वाले हैं कैसे वहाँ तक आप पहुँचेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तक। डायरेक्टली टॉपिक लिख के उसके बारे में बता दूंगा तो वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ों से रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए ना कि क्या होता है इंटरनल एनर्जी। सर बोलेंगे बच्चे कि सर आपने ये तो बता दिया है भाई। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब जो अंदर का एनर्जी है भाई वही तो इसका मतलब हुआ, जो अंदर का इसका एनर्जी है। तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझना पड़ेगा। छोटा छोटा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बेसिकली ऊपर ऊपर से ध्यान दें, आप क्या देखेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास एक बॉक्स है बच्चों, बॉक्स इतना गंदा क्यों बन रहा है आज हमसे। देखिए ये कोई बॉक्स है बच्चों, ठीक है ना, ये कोई बॉक्स है और आपको बता दिया गया है कि इसमें रखा हुआ है बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हम आपको लगता है पहले भी बता चुके हैं भाई, है ना। जल्दी से देख लीजिए, आपका रिवीजन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये यहाँ पे ये बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स को कंसिडर करना है। अगर आपको सिर्फ बॉक्स को कंसिडर करने के लिए मैं बोल दिया तो आपको क्या लगेगा कि इसके पास कौन कौन से एनर्जी होंगे भाई, कौन कौन से इसके पास एनर्जी होगा, मतलब टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा। यहाँ पे इस बॉक्स के लिए टोटल एनर्जी क्या होगा बच्चों, बताइए। टोटल एनर्जी क्या होगा। हो सकता है कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी हो भाई, हो सकता है कि इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, उसके कारण इसके पास एक्सटर्नल एनर्जी भी आ गया हो भाई, है ना। एक्सटर्नल एनर्जी ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही मैं लिखने के लिए बता दिया हूँ, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि टोटल एनर्जी मतलब इस बॉक्स पे मेनली अगर आप ऊपर से देखें तो क्या क्या आपको पता चलेगा, ये सब एनर्जी लग सकता है और भी लग सकते हैं भाई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। रेडिएशन एनर्जी बोला है, हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बेसिकली हम ऊपर से कंसिडर कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, हम यहाँ पे इसको हीट नहीं कर रहे हैं कि हीट एनर्जी दे दिए। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में और भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी क्यों नहीं लिए, तो वैसा केस हम ले ही नहीं रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, मेनली हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब ये बॉक्स का मोशन हो रहा होगा, है कि नहीं। अगर ये बॉक्स भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब ये किसी हाइट पे होगा अर्थ से, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे जी का वैल्यू लगता है नीचे की तरफ, मतलब मान लेते हैं ये नीचे से एच हाइट पे है, ये ग्राउंड से बच्चों नीचे से एच हाइट पे अवेलेबल है ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एम जी नीचे लगेगा तो एम जी एच हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो जी का वैल्यू होता है उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगता है, और जो हाइट डिफरेंस होता है उसके कारण भी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा है, क्योंकि अगर है किसी हाइट पे। अगर देखें हम कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी है बच्चों ये बॉक्स के अंदर का एनर्जी। तो अंदर तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स भरे हैं भाई, तो अंदर जब गैस मॉलिक्यूल्स है तो इनके वजह से यहाँ पे एनर्जी होगा। तो इंटरनल एनर्जी इसके अंदर होता है इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो ये भी होगा। मान लेते हैं कि बाहरी से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, तो इसके कारण मान लेते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी भी होगा। तो ये सब चीज़ें हो सकता है, कुछ कंसिडर, कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, बस बता रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये टोटल एनर्जी हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ, केस ऐसा ले लूँ मैं कि देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉक्स, मैं ऐसा अगर कंसिडर करूं और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हो, जी का वैल्यू भी जीरो की तरफ जाता हो, और बोल दूं मैं कि इसका कोई वेलोसिटी नहीं हो,
वेलोसिटी ऑफ बॉक्स भी जीरो हो, तब बताइए ये केस में क्या होगा। ये केस में क्या होगा बच्चों, यही बॉक्स मैं बना लेता हूँ भाई। अगर कुछ ऐसा केस आपको दे दिया मैं तो क्या होगा, केस कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एजम्पशन ही इतने सारे हैं ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि आप पगला जाएंगे, है ना। तो इस टाइप के है, इसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रख दिए हैं। बोला गया है कि इसका वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इस बॉक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे प्लस इंटरनल एनर्जी लिख देंगे प्लस एक्सटर्नल एनर्जी लिख देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे को लगता है एक्सटर्नल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा बच्चों, क्यों जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो है। बोल रहा है कि जी का वैल्यू जीरो है, मतलब कि जो लगने वाला उनके बीच का फोर्स है, जी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, जी वो लगती है, तो उसके कारण हाइट डिफरेंस भी होता है, तब जाकर यहाँ पे आता है पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया अभी। तो भाई ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ हाइट डिफरेंस। ये हो सकता है एक्सटर्नल एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो आपको दिखा कुछ, आपको दिखा कि यहाँ पे टोटल एनर्जी जो आया बच्चों, वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गए। कब हुआ, जब हमने ऐसा केस कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया भाई, आई थिंक क्लियर होगा। जो टोटल एनर्जी हो गया यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। यही चीज़ हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब हम लोग ले रहे हैं ना, इसमें इंटरनल एनर्जी अब होगा क्या, इंटरनल एनर्जी ठीक है तो इंटरनल एनर्जी होगा क्या, अब वो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अंदर बहुत सारे अवेलेबल गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं भाई, ये तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। अब अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है, तो इंटरनल एनर्जी ये गैस का मॉलिक्यूल्स का ही है। तो आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 0 केल्विन वो रैंडम मोशन शो करते हैं। तो रैंडम मोशन जो होता है उनको इंटरनल एनर्जी के कारण ही मिलता है। तो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए, इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाए, इन मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे कुछ टेम्परेचर पे तो वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाए। तो ये सब इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोलता हूँ तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये वाले काइनेटिक एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, ये नहीं होगा भाई। ये बॉक्स के चलने की वजह से आ रहा था। अब जो हम देख रहे हैं वो इंटरनल है, अंदर की एनर्जी। तो अंदर मॉलिक्यूल्स है ना भाई, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा। तो क्या लगता है बच्चों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा वो बढ़ जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स के हैं, फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बॉक्स तो ऑलरेडी रेस्ट पे है भाई। ये भी है बच्चों वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी आता है इनके बीच में। ये सब मॉलिक्यूल्स हर एक का अलग अलग वेलोसिटी है, हर एक रैंडम मोशन कर रहा है, तो हर एक का कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने एजम्पशन लिया था, आइडियल गैस एजम्पशन याद कीजिए बच्चों, भूल गया सर, याद नहीं आ रहा है। उसमें हम लोग कंसिडर किए थे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उनके बीच का फोर्स वो नहीं होता है भाई, वो हम 0 कंसिडर करते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स को खींचा नहीं जा रहा है, किसी हाइट डिफरेंस पे नहीं है। बोलेंगे ये हाइट डिफरेंस पे नहीं बच्चों, ये बहुत छोटा है। मैं एक चीज़ पीछे एक बार और बता चुका हूँ कि इनका हाइट डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इनका पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर करते हैं। ऐसे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, है कि नहीं। ये जरूर है कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स जो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वो लग रहा होगा भाई। मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स ना इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वो तो लग ही रहा होगा, वो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी बाहर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगता है ना, वो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा।
वाइब्रेशनल एनर्जी हम कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, नॉट कंसिडर्ड, ऐसे सवाल में बोलेगा तो कंसिडर करना पड़ेगा, नॉट कंसिडर्ड एज बिकॉज एट ओनली हाई टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का, लगभग बोला जाता है किताबों में कि 6000 केल्विन से ज़्यादा हो जाए ना तब जाकर यहाँ पे वाइब्रेशनल होता है। वाइब्रेशनल मतलब कि ये मॉलिक्यूल है ऐसे ऐसे हिलने लगा भाई, ऐसे ऐसे सब एकदम हिलने लगे, मोशन तो हो रहा है लेकिन हिलते हिलते मोशन हो रहा है, वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेशनल है ना। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, टोटल एनर्जी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और यही चीज़ होता है यहाँ पे, यही चीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर। कैसे होता है मैंने पूरी तरीक़ा से आपको बता दिया बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा भाई। अब सिंपल चीज़ें हो गई ना, अब आप चीज़ें समझ सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो भी है वो इंटरनल एनर्जी में इसमें रहता है और वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसीलिए तो हम काइनेटिक एनर्जी पीछे सबका कैलकुलेट कर रहे थे कि हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर करते थे, और आर एम एस वेलोसिटी बताया था मैंने, मीन वेलोसिटी बताया था, है ना, एवरेज बताया था, मोस्ट प्रोबेबल था वो ना, हाँ। तो उस टाइप की चीज़ें मैं इसी कारण से बता पा रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए बच्चों चीज़ों को कंटिन्यू में देखिए, है ना। हो सकता है वहाँ पे आपको सवाल हो, बिल्कुल होता है भाई, लेकिन हो सकता है वो आगे क्लियर हो जाए, तो घबराना नहीं कि कोई बताया ही नहीं अब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कीजिए बच्चों। हर एक चीज़ आराम आराम से देखिएगा तो वो चीज़ आता रहेगा, ठीक है। ठीक है यार, बहुत आसान सी बात हो गई। हमने यहाँ देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता था, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बच्चों वी आर एम एस मैंने कल बताया ही था, क्या बताया था भाई, √3p/रो होता है, रो डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ हाफ एम, ये टोटल मास होता है बच्चों, हाफ एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर 3p/रो, और रो डेंसिटी है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए मास पर यूनिट डेंसिटी आ गया, मास पर यूनिट डेंसिटी तो वॉल्यूम होता है, तो इसके जगह पे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हाफ नहीं 3 बाहर आ जाएगा, 3 वॉल्यूम लिख सकते हैं, पी इंटू भी आ जाएगा, और पी भी इक्वल टू NRT होता है, तो 3/2 NRT हो जाएगा। अरे सर ये सब बता चुके हो, क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाए बच्चों, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और यही चीज़ को हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी भी है ना। मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो 3/2 NRT भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि पी भी इक्वल टू NKT भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी भी इक्वल टू, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3/2 NKT भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो सही ही है, चीज़ें को ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस टाइप की जो टोटल एनर्जी है ना बच्चों, ये इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या लगता है हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए सेम ही होगा, ये भी चीज़ सोचने वाली है ना भाई हमने जो ये एनर्जी बताया कि ये काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हमारे पास, ये हर एक मॉलिक्यूल मतलब किस टाइप के, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इस सब मैं क्या बोल रहा हूँ चलिए बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली केस में जो लेकर बता रहा हूँ बच्चों वो मोनोएटॉमिक का है। मोनो मतलब समझते हैं ना, मोनोएटॉमिक क्या होता है, सर मेरे दोस्त का नाम है मोनो ये नहीं है बच्चों, देखिए मोनोएटॉमिक क्या होता है, मोनो मतलब एक एटम हो, मोनो एटॉमिक है ना, तो एक एटम हो, देयर विल बी ओनली वन एटम, ठीक है भाई, देयर विल बी ओनली वन एटम। तो एक एटम हो, जैसे कैसे कैसे हो सकते हैं, मान लेते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब क्या है, तो इनर्ट गैसेज होता है बच्चों, नोबेल गैसेज भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर आपने पढ़ा हो तो ये सब गैसेज क्या है, मोनोएटॉमिक है, मतलब ये एक ही एटम होता है इनका है ना, एक एक एटम होता है सबका, ये सब सारे मोनोएटॉमिक है बच्चों, क्योंकि इनके पास एक एक एटम है। मतलब हीलियम को बनाना है तो इस टाइप से बना दिए, ये ऐसा है, ये है मोनोएटॉमिक बच्चों, एक एटम है, ठीक है। तो एक एटम किधर जा सकता है, या तो इधर भाग जाएगा या तो इधर भाग जाएगा,
क्योंकि चीज़ें 3D में ही तो चल सकती है, कोई भी चीज़ है तो 3D में ही तो चल सकता है, इधर भागे कोई से भी डायरेक्शन में जाए तो एक्स या वाई या जेड में जा सकता है, एक्स में या तो वाई में या तो जेड में जा सकता है कि नहीं बच्चों। मान लेते इसका वेलोसिटी इधर है वी एक्स में, मान लेते इसका वेलोसिटी इधर वी वाई में है, इधर इसका वेलोसिटी वी जेड में है। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि हमने देखा ना जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वही टोटल एनर्जी भी होता है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इसका इधर भी वेलोसिटी हो सकता है, इधर भी, उसी कारण से काइनेटिक एनर्जी आएगा, उसी कारण से उसका टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि टोटल एनर्जी जो यहाँ पे होगा इसका वो क्या होगा बच्चों, मोनोएटॉमिक के केस में मान लेते हैं कि ये इधर भाग रहा है तो हाफ ऑफ एम इंटू वी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो सकता है, प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी जेड का भी स्क्वायर हो सकता है भाई। ये मॉलिक्यूल इधर भी भाग सकता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ है बच्चों उसका अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो एक्स वाई जेड में लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि 3D में है चीज़ें और वो भाग रहा है तो उसका मतलब तीनों टाइप का उसमें आएगा ना भाई, मोशन को हम लोग करेंगे ना तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम, तभी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी का सम अगर हम कर रहे हैं तो ये तो ट्रांसलेशनल है, ये और कुछ नहीं बच्चों, आप देखिए ध्यान से, ये और कुछ नहीं, ट्रांसलेशनल, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही तो है। ट्रांसलेशनल में तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल गोल है, स्फेरिकल टाइप का हम कंसिडर करते हैं, अगर ये नचने लगे ऐसे तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। नचने लगे तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते थे ना, याद कीजिए रोटेशन की बातें हैं। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगे, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगे, इधर ऐसे घूमने लगे और इधर ये ऐसे घूमने लगे, तो क्या होगा, मान लेते हैं ओमेगा से, तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा ना कि हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल घूम रहा है गोल गोल। बच्चों पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत छोटा होता है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। मॉलिक्यूल इज ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस, इसका रेडियस काफ़ी स्मॉल होता है। अगर रेडियस स्मॉल है तो जो हम लोग लिखते थे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वो होता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अगर हम लोग आई कैलकुलेट करना चाहें तो आई होता है एम आर स्क्वायर, अगर जैसा हो स्फेयर हो तो 2/5 कर देते ना, वैसा वैसा ठीक है, बट मेजॉरिटी तो ये करते थे। मतलब कि आई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। पता है आपको कि रेडियस बहुत छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, तो आई का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। आई का वैल्यू बहुत छोटा है तो ये चीज़ और छोटा हो जाएगा, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो हम क्यों कंसिडर करें भाई इतना छोटे चीज़ को। ठीक है, और प्लस में अगर मैं लिखना चाहूँ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लिखना चाहूँ, ये भी चीज़ कंसिडर किया जाता है कब बच्चों, हाई टेम्परेचर पे। बार बार मैं बोल रहा हूँ एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज़ समझना होगा आपको, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तभी ये एक्टिवेट होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, तो है सिर्फ ये वाला। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पे बस ये है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया, बस यही है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर, तो आपने समझ लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ बच्चों, देखिए द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल sum of total number of independent motion of gas molecules is degree of freedom. Degree of freedom
ठीक है, इसको हम लोग DOF भी बोलते हैं, या तो सिर्फ आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटा सा एफ से, ठीक है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, आ रहा है समझ में? ये चीज़ क्या है, छोड़िए ये डेफिनेशन छोड़िए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनोएटॉमिक के केस में आपको दिख रहा है कि इसका इंडिपेंडेंट मोशन एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग है, जो सारे ट्रांसलेशनल है, लेकिन मोशन दिख रहा है आपको इंडिपेंडेंट 1 2 3 हो गया। इसका मतलब कि मोनोएटॉमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 के बराबर है भाई, याद रखिए 3 के बराबर है कि नहीं बच्चों? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 के बराबर। हम ये हाई टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं आएगा, रोटेशनल एनर्जी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि ऐसे घूमेगा तो भाई अगर ये छोटा सा मॉलिक्यूल ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या ही आएगा उसकी वजह से, बताया मैंने बहुत छोटा। ये दोनों नहीं आया, सिर्फ ये आया जो कि 1 2 3 है, तो 3 हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं डायटोमिक के केस में। ओके, डायटोमिक भी होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। डायटोमिक किस टाइप के होते हैं? मान लेते हैं कि H2 है भाई, मान लेते हैं O2 है भाई, मान लेते हैं कि N2 है भाई। इस टाइप के डायटोमिक मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, 2 नाइट्रोजन के, ठीक है। सर आप तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते क्या? नहीं बच्चों, अरे कौवे। तो ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं अगर हमको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन ऐसे होता है और एक हाइड्रोजन ऐसे होता है। ऑक्सीजन मान लेते हैं तो ऑक्सीजन ऐसे होता है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐसे होता है। आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड हो जाता है, बीच में बॉन्ड आता है, ये 2 एटम को जोड़ने वाला बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है और इनको जोड़ने वाला एक बॉन्ड है, ठीक है। और चाहे तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस बच्चों। तो इनका मोशन आप देख सकते हैं कैसे हो सकता है, फिर से वही बात रिपीट होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा बच्चों वो कितना होगा, हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी ऑफ जेड का स्क्वायर। ये तो चीज़ कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशनल की चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं बच्चों, है कि नहीं? तो ट्रांसलेशनल की चीज़ें आप कर सकते हैं, तो या तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जो ऐसे हैं, दोनों ऐसे इस टाइप के हैं, इन दोनों पे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या तो ऐसे आ सकते हैं, है कि नहीं? तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड में चल सकते हैं। तो ये आपको आ गया ट्रांसलेशनल के कारण। इसमें रोटेशन के कारण होगा क्या? मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे होते हैं तो नहीं होगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ भी आ गया ना भाई, तो इसके कारण हो सकता है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूमे तो हो सकता है, क्योंकि एक्सिस ये वाई एक्सिस ऊपर है और ये ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे तो घूम ही सकता है ना भाई। ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसका आई नहीं आएगा, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि देख रहे हैं इसका इतना बड़ा हो गया भाई, इन दोनों के बीच की दूरी देख रहे हैं आप। हम कब कंसिडर करते थे कि आई का वैल्यू बहुत छोटा होगा, जब एक ही मॉलिक्यूल होता था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ना भाई, इनका कुछ डिस्टेंस हो गया ना, तो आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर कर देंगे, तो आर डिस्टेंस देख रहे कितना बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? इसके अबाउट आई थिंक क्लियर होगा भाई। अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके अबाउट आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर। तो इनको दोनों को यहाँ पे लाना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ला देंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसके कारण हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा। और जेड के अबाउट भी हो सकता है भाई, समझिए ना, ये ऐसे था और हम इस डायरेक्शन में, मेरे तरफ का डायरेक्शन, तो नचाएंगे तो आएगा। क्या आपको पता है एक्स के अलॉन्ग भी आएगा? ऐसे एक्स के अलॉन्ग आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स के अलॉन्ग नहीं आएगा बच्चों। भाई ये ऐसे है और ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, कुछ पता चल रहा है कि ये घूम भी रहा है नहीं ना, क्योंकि इसी के लाइन के अलॉन्ग आ गया। तो आपको पता होगा कि इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो भाई यहाँ पे कैसे आएगा भाई? ये ऐसे ओमेगा से भले ही नच रहा है, ऐसे भले ही ओमेगा से नच रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर में कुछ नहीं होगा। ओमेगा तो ठीक है, लेकिन आई कहाँ से कैलकुलेट करें? वही छोटा सा ही तो हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन से नचा रहे हैं, ऐसे कुछ आएगा ही नहीं आई का वैल्यू, है ना। ये यहाँ से डिस्टेंस देखा जाता है कितना आर दूरी पे है, तो ये इसी पे है, दोनों मॉलिक्यूल इसी लाइन पे, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। चीज़ें बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू नहीं आएगा बच्चों, नो।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आएगा भाई। तो इसी कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ आई ओमेगा एक्स का, नहीं एक्स तो नहीं आएगा, बस वाई और जेड आएगा, वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा जेड का स्क्वायर। और आपको पता है कि हम लोग वाइब्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1 2 3 4 5। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू 5 हो गया, इंडिपेंडेंट मोशन 5। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यार, है ना। बहुत आसान है बच्चों, आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा। नोट वाइब्रेशनल, ओनली एट हाई टेम्परेचर। मैं बार बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए डायटोमिक देख लिया, तो अब ट्राया एटोमिक ऐसा नहीं चलता है, डाया के बाद ट्राया फोर्थ फिफ्थ ऐसे नहीं, 2 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम बोल देते हैं पोली एटोमिक। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं बच्चों पोली एटोमिक। ठीक है, इसमें अब ऐसा नहीं डाया ट्राया चलाना है, पोली एटोमिक। तो पोली एटोमिक अगर कोई चीज़ है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, देखिए पोली एटोमिक है मतलब कि 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या तो एक प्लेन में हो सकते हैं, मतलब एक लाइन में हो सकते हैं, या वैसे भी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, बोल ये रहा हूँ कि हो सकता है ये लीनियर हो और हो सकता है ये नॉन लीनियर हो भाई। मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, चलिए समझाते हैं। मतलब इस केस में मान लेते हैं BeCl2 हो जाए, हो सकता है कि आपके पास कहीं पे CO2 आ जाए भाई। तो ये सब मॉलिक्यूल्स जो होता है लीनियर होता है पॉलीएटॉमिक, मतलब 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, लेकिन है ये लीनियर। नॉन लीनियर में H2 आ सकता है, CH4 भी आ सकता है, या तो आप चाहें तो NH3 भी ला सकते हैं, NH4 भी ला सकते हैं। बहुत सारे होते हैं वो जो इस टाइप के, है ना। इधर भी बहुत सारे होते हैं, मतलब बोला जा रहा है इनके केमिस्ट्री के हिसाब से आप समझ लेंगे ना, तो BeCl2 ऐसे बनता है ना, इस टाइप से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें H2O में O ऐसे रहता है, H ऐसे ऐसे रहता है। अगर आप NH3 बनाए तो NH4 बना लेते हैं, NH4 मतलब इस टाइप से बनता है, H इधर रहेगा, H इधर रहेगा, H इधर रहेगा, H इधर रहेगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल्स, ये सब बच्चों एक लीनियर में नहीं है, लाइन में नहीं है। देख रहे हैं ये लाइन में है, ये लाइन में है, तो लीनियर है, ये लाइन में नहीं है, तो इसीलिए 2 भाग में बढ़ जाता है पोलीएटॉमिक का केस। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों। जिस तरीके से मैंने पीछे बताया था, पीछे कैसे मैंने बताया था डायटोमिक के केस में, आपको याद है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल होता था डायटोमिक केस में, लेकिन यहाँ पे एक बीच में आ गया। बीच में मतलब क्या, ये वाला आ गया, ये वाला, कोई बात नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और ये इसका जेड एक्सिस मान लीजिए, कुछ दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि फिर से वही बात कि यहाँ पे अगर आप देखें टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल की वजह से 3 तो आपको पता चल गया, रोटेशनल की वजह से आएगा, रोटेशनल की वजह से आएगा, लेकिन इसके कारण बस 2 आएगा, इसके कारण बस 3 आएगा। अपने पीछे देखा है कैसे, इसके अलॉन्ग घूमेगा तब आएगा एक, और इसके अलॉन्ग घूमेगा तब आएगा एक। लेकिन अगर इसके अलॉन्ग घूमा तो भाई ये तो इसी पे अवेलेबल है, ये सारे मॉलिक्यूल इसी पे, तो ये इसी पे इस टाइप के मार्कर में, तो इस टाइप से नचाने से कुछ नहीं आने वाला है आई का वैल्यू। तो इसीलिए बस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो हो जाता है वो 5 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसी कारण तो ये बताया गया है कि नहीं बच्चों। देखिए हो सकता है कि अगर ये मॉलिक्यूल में ऐसे बना दूँ, इस टाइप से, यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये समझ रहे हैं। NH4 बच्चों इस टाइप से होता है, ये ऐसे है ना, देखिए ये 3 मॉलिक्यूल नीचे दिख रहा है और एक इसके ऊपर होगा ऐसे, तो ये किसी भी तरीके से सेम प्लेन में कभी नहीं आता है ना। समझ में आ रहा है, पूरा 3D में है बच्चों। ये ऊपर H एक लगा है और नीचे 3 H लगा हुआ है, बीच में नाइट्रोजन है, तो देख रहे हैं किसी भी एक प्लेन में नहीं आता है ये चीज़। तो हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो मान लेते हैं इस टाइप से एक्स है, इस टाइप से वाई है और इस टाइप से जेड है, तो एक प्लेन में कभी नहीं आएगा। तो एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो सेम उसी तरीके से आपको पता होगा कि यहाँ पे टोटल एनर्जी का वैल्यू जो होगा
वो 3 आ जाएगा ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे 3 रोटेशन की वजह से आएगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं, इसी के अलॉन्ग भी नच सकता है, इसके अलॉन्ग भी नच सकता है, इसके अलॉन्ग भी इस बार ही नच सकता है, क्योंकि इस टाइप का नहीं है। देख रहे हैं कितना बिखरा हुआ है। तो 3 के अलॉन्ग आ जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाता है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो 6 आ जाता है। तो इन सभी में हम लोग कहीं पे वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं किए हैं। अगर वाइब्रेशनल को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, उसमें 2 का एडिशन हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाते हैं। क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि बोला जाता है जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसमें 2 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है और ये मुझे भी नहीं आता है ये चीज़ ऊपर का है, तो छोड़ दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि क्यों ऐड करना है 2, तो वाइब्रेशनल के कारण 2 आपको आ जाता है एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी कारण से हम लोग 2 ऐड करते हैं, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर पे होता है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी जाकर टॉपिक है अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ऐसे ही डिस्कशन था बच्चों। तो इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलिए आपको एक अच्छा सा व्यू दे देता हूँ। एक मोनो एटॉमिक ले लेता हूँ, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है, डाया एटॉमिक है और पोली है, पोली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। तो पोली एटॉमिक में 2 चीज़ हो जाता है ना बच्चों, एक हो जाता है पोली एटॉमिक में लीनियर, एक हो जाता है नॉन लीनियर। तो हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस केस में कितना होता है, इस केस में कितना होता है, तो ये इसके सामने होना चाहिए। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, इसमें मोनोटॉमिक में हमने देखा कि कितना आता था, 3 ही आता था डायटोमिक में हमारे पास 5 आया था, लीनियर में 5 और फिर इस यहाँ पे 6 आ जाता था, ठीक है। अगर एफ की बात फिर से मैं करूँ, वाइब्रेशन इंक्लूडेड, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूडेड है ना बच्चों। इसमें अब वाइब्रेशनल भी लेना है, मतलब 3 + 2 हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा। तो इस आगे समझ में, यहाँ पे 2 सब में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर। कितने बार लिखोगे सर हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया हमारे पास एट हाई टेम्परेचर ओनली इन 2 पार्ट्स। 2 क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग, मैंने बताया ना अभी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया जाता है और यहाँ पे वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसी कारण से हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, समझ रहे हैं। मॉलिक्यूल से इस टाइप का वाइब्रेट भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, इस टाइप का वो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर देखा, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि मोनोटॉमी के केस में +2 का एडिशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन कर भी रहा है, अगर मोनोटॉमिक है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये सब क्वेश्चन के अनुसार डिसाइड होता है, क्योंकि ये चीज़ें सारे कुछ हम अजम्पशन पे मान के चले हैं, थोड़ा सा भी अजम्पशन बदल दिया जाए तो चीज़ें सारी बदल जाएगी, तो डिफरेंट हो जाएगी। तो कोई भी टीचर जैसे ही बताते हैं आप समझ लीजिएगा उनकी बातें, उन पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एजम्पशन पे है। अगर एजम्पशन थोड़ा बदल दिए तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा भाई। कहीं कहीं पे तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 7 नहीं, 7.5 लो, तो आपको लेना पड़ेगा कहीं पे बोल दिया कि 7.5 नहीं 7.8 लो, तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चीज़ें सवाल के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। अगर इसमें आपको ज़्यादा डीप जाना है तो फिर आपके सिलेबस से हट जाएगा चीज़ें, है ना। इसमें देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में शुरू से ही बच्चों इतने सारे हम एजम्पशन लेकर ही चल रहे हैं कि चीज़ें आप समझेंगे कि सारा से तो एज्यूम ही कर लिए, तो फिर बना क्या रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत इजी है बच्चों, ये चीज़ समझने में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अच्छा क्यों लगेगा भाई, पढ़ने में अच्छा लगता है सबको। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ओके।
इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना, है ना बच्चों, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना भाई। इसका मतलब यही होता है बच्चों। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक टोटल एनर्जी लिखते हैं, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स is equally divided between all three modes of energy जो आपने पीछे पढ़ा, और थ्री मोड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। इस टाइप से अगर आप बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है ये। मान लेते हैं कि आपके पास 30 रुपये हैं, तो 30 रुपये के आपको 3 बराबर भागों में बांटना होगा, क्योंकि 3 मोड्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। कैसा कैसा पढ़ा आपने, ट्रांसलेशनल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, और एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो उसी कारण से इसको हम लोग 10 में बांटेंगे, 10 में और 10 में। मतलब आपको बेसिकली करना इसको है कि 3 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। जो भी हो उसको 3 बराबर भागों में बांटना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैक्सवेल अंकल ने दिया था, मैं बताना भूल गया था, मैक्सवेल्स बोलते हैं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यही बोलते हैं ये कि बराबर बराबर भागों में बट जाता है भाई, तभी जाकर यहाँ पे वैलिड होगा। इसका अगर टोटल एनर्जी है इसके पास, आइडियल गैस के पास, तो बराबर भागों में ही बंटना पड़ेगा। और एक्चुअली में ऐसा प्रैक्टिकली भी हो रहा था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एनर्जी बराबर ही आ रहा था, तो उन्होंने ऐसा ये लॉ दे दिया, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो उसी लॉ को हम लोग पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है। बोला यह जा रहा है कि अगर टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी के बराबर भी होता है, और वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो होता है यहाँ पे, वो क्या आया था, हाफ ऑफ, हाफ नहीं था बच्चों, ध्यान दीजिए, 3/2 पीवी था भाई। बोलेंगे ये कहाँ से आया, अरे भाई पीछे बताया मैंने देखा होगा, आपको याद होगा। और इसी को बराबर हम लोग कर दिए थे 3/2 NRT के बराबर भी कर दिए थे, याद कीजिए बच्चों, याद क्या करना है, पीवी बराबर एनआरटी होता है कि नहीं बच्चों, हाँ। तो ये टोटल एनर्जी इस फॉर्म में है, और ये टोटल एनर्जी डिवाइड हो जाएगा 3 फॉर्म्स में ऑफ एनर्जी में, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और 3 मोड्स ऑफ एनर्जी का कहने का मतलब कुछ और अलग नहीं है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ऐसे लिखता हूँ, ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में सॉरी, और वाइब्रेशनल में। इसका मतलब बस यही कहा गया है और कुछ नहीं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर टोटल एनर्जी इस टाइप का है 3/2 NRT, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे 3 से, मतलब 3 मोड्स ऑफ जो है ना ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में एफ का वैल्यू, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 क्या है, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहा है, वही तो एफ है। बोलेंगे ये कैसे हो गया, एक्चुअली में पता है बच्चों, ये लॉ का जो प्रूफ होते हैं ना, ये लॉ का ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता है, लेकिन इसको जो जैसे लाया जाता है ना, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम आपको ये ट्रिक लगा कर बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कि नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो हम बोलते हैं एफ का जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 पार्ट्स में, वही 3 पार्ट्स है, वही 3 पार्ट्स में, 1 2 3 में, तो इन्हीं को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि यहाँ पे ये काट देंगे, इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा F/2 NRT हो जाएगा भाई। तो ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो एफ जो हम कंसिडर किए हैं उस सभी के लिए अभी किया गया है। तो एफ का वैल्यू अगर आप चाहें तो इसमें ट्रांसलेशनल के लिए भी ले सकते हैं, मतलब एफ का वैल्यू होता है ना, ट्रांसलेशन सिर्फ किस में आता है, सिर्फ मोनोएटॉमिक में आता है, वहाँ पे तो बच्चों आप देखेंगे कि रोटेशनल हो नहीं पाता है, वाइब्रेशन तो हाई टेम्परेचर पे होता है। तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे। एफ यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, एफ क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
जो मोनो डाया के लिए आप समझ सकते हैं, मोनो के लिए क्या होता है, एफ का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता है। डाया के लिए क्या होता है, 5 हो जाता है। पोली के लिए क्या हो जाता है, पोली के लिए हम लोग ले लेते हैं 7, सॉरी 6 लेते हैं, 6 ले लेते हैं। बोलेंगे 5 भी होता है तो ठीक है, वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। मैं जनरली कंसिडर ऐसे किया हूँ, सारी चीज़ें आपको सवाल में बताई जाएगी बच्चों, टेंशन नहीं लेना है कि हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा, ये टोटल एनर्जी और कुछ नहीं, यही तो इंटरनल एनर्जी है भाई, यही तो टोटल एनर्जी आपने जो देखा, यही तो पीछे आ रहा था इंटरनल एनर्जी के बराबर। इंटरनल एनर्जी के बराबर यही तो आ रहा था। और बोला जाता है इंटरनल एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको यू से, तो यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F/2 NRT। और अगर आप चाहें तो और एक्यूरेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही बताता है, तो F/2 NR डेल्टा टी भी बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। F/2 NR डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, बहुत सिंपल सी होगा, क्योंकि चीज़ें चेंज होता है ना, ये चीज़ें एब्सोल्यूट अगर लिखेंगे तब ये चीज़ ठीक है, लेकिन अगर चेंज लिखना है तो और एक्यूरेट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला टाइप का बन गया है कि नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। एनआरटी की जगह पे आप चाहें तो केटी भी लग सकते थे, एनकेटी के फॉर्म में, जैसे चाहे वैसे रख दें, लेकिन चीज़ें ऐसा ही आएगा। तो ये इंटरनल एनर्जी का वैल्यू एक्यूरेट हमारे पास आ गया है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। अभी तक जो आपने पढ़ रहा था वहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में, उसका वैल्यू ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कौन कौन सी चीज़ें क्या है। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आ गई, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बहुत आसान है बच्चों। चलिए आगे चल रहे हैं। मीन फ्री पाथ, एक छोटा सा चीज़ आपके पास अगर आ गया तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। मीन फ्री पाथ बोलेंगे ये कितने बार समझाएंगे मास्टर, शुरुआत में समझाते हैं, बीच में, अभी भी, है ना। इसका वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे बच्चों। समझाए थे, क्या समझाए थे, इसका वैल्यू लेमडा होता है, और लेमडा का वैल्यू क्या लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 लेमडा एन डिवाइडेड बाई एन करते थे। हमने बस यही देखा है, ये एक्यूरेट मतलब ये बस एवरेज फार्मूला हमने बता दिया कि मीन फ्री पाथ का ऐसे हम निकालते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिया हो, आपको चीज़ें एक्यूरेट बताना हो, मतलब आपको बताना ही हो कि उसका वैल्यू कितना होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। बताता हूँ कैसे होता, कैसे था ये सब। बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते थे, ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाकर इससे ऐसे टकराता था, फिर इधर आता था, फिर इधर से इससे टकराएगा, फिर इससे, मतलब ऐसे, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से गया इससे टकराया, उसके बाद इससे टकराया, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन तो ये कर लिया ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ इससे टकराया, फिर इससे, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो इसने डिस्टेंस कवर करता है, जो यहाँ पे लेमडा होता है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, फ्री पाथ बोलते हैं बच्चों। लेकिन जब हम लोग सब ऐसे ऐसे, एक ये लेमडा है तो ये भी लेमडा थोड़ी होगा भाई, यहाँ से इसका दूरी कुछ और है, यहाँ से दूरी इसका कुछ और होगा, मॉलिक्यूल्स कहीं भी हो सकते हैं, तो ये सब अलग अलग दूरी पर होते हैं, तो फ्री पाथ का वैल्यू सेम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं इनसे। तो यही चीज़ हम करते हैं, तो हमारे पास ये जो आता है ये और कुछ नहीं, मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ होता है बच्चों। ठीक है, और ये फ्री पाथ जब एक को कंसिडर करेंगे तो ये बस फ्री पाथ आता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें तो समझ गए, लेकिन हमें अगर चीज़ों को कंसिडर करके एक्यूरेट हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आप अब बड़ा बड़ा गैस मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा है भाई, और भी चीज़ें ले लीजिए, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, और ये सबसे ऐसे करके टकरा रहा होगा भाई जाते वक्त, है ना। अगर इसको इधर जाना है तो इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, इधर इधर ऐसे ऐसे टकराएगा, तो वो सारा का वैल्यू को ऐड करेंगे तो मीन फ्री पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इसको हटा के यहाँ पे एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल हम ले लें क्या। देखिए इस टाइप का अगर हम कंसिडर कर लें, ठीक है, और इसको हटा के इधर ही एक और कंसिडर कर लेते हैं,
ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, एक नहीं है बच्चों। हो सकता है एक गैस मॉलिक्यूल से कहीं कहीं पे इसके अंदर हो सकता है इसके इधर हो सकता है कहीं पे भी हो सकते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी हो सकते हैं और जाके ये किसी से भी टकरा सकता है। ठीक है, समझिएगा इसका जो डायामीटर है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डायामीटर डी है, सॉरी छोटा वाला डी, इसका भी डायामीटर बच्चों डी ही दे दिया है ना, इसका भी डायामीटर आपको डी ही दे दिया है भाई। ठीक है भाई, तो जब डी दे दिया तो ये इधर से जाते जाते इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे किसी भी से भी टकरा सकता है। तो टकराने के बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे वही तो आएगा हमारे पास मीन फ्री पाथ। तो हम एक चीज़ कंसिडर करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ों को आसान बनाना ज़रूरी है। यहाँ इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ इसका सेंटर ले लेते हैं। मैं एक बड़ा सा सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। बड़ा सा सिलेंडर मतलब कि इस टाइप का, इस टाइप का मैं सिलेंडर बड़ा सा कंसिडर कर रहा हूँ। इमेजिनरी है, कुछ नहीं है भाई, ये सिलेंडर है नहीं रियल में, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, बस आप इमेजिन ही कर सकते हो और आपको मिलेगा वो रियलिटी में नहीं। ठीक है, ये वाला बच्चों इमेजिनरी सिलेंडर है। तो इमेजिनरी सिलेंडर है तो मान लेते हैं इसका भाई ऐसा कुछ होगा, इसका कुछ यहाँ पे डायमीटर होगा। तो इसका डायमीटर कितना होगा बच्चों, डायमीटर या फिर रेडियस जो भी बोलिए, तो ये डायमीटर टोटल हो जाएगा। तो ये पूरा डी है तो ये आधा है ये मॉलिक्यूल आधा इसके अंदर दिख रहा है तो ये डी/2, ये डी/2 और इसका पूरा डायमीटर डी है तो डी/2 और डी 2d हो जाएगा। तो ये टोटल इसका जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर वो 2d के बराबर होगा। ठीक है भाई, चीज़ें समझ में आनी चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए, थोड़ा सा भी ऊपर, इसका सेंटर थोड़ा सा इससे सिलेंडर से बाहर निकल जाए तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं इससे जाकर, है कि नहीं। ये टकराएगा कैसे, ये नहीं टकरा पाएगा ना भाई, ये नहीं टकरा पाएगा इससे। इन सब चीज़ों को हटा दीजिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो भाई ये टकराएगा ही नहीं, टकराएगा नहीं तो मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे भाई। ये मॉलिक्यूल जाकर किसी से टकराया ही नहीं तो मीन फ्री पाथ कहाँ आएगा, वो तो चलता ही रहेगा फिर। और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये सीधा चल रहा है भाई, तो इसका मतलब अगर मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये d/2 अंदर होना चाहिए, ये d/2 अंदर होना चाहिए, तभी जाकर इससे टकराएगा, टच कर जाएगा, है ना, टकराएगा। ज़्यादा अंदर हुआ तो टकराएगा ही, वो तो पक्का टकराएगा। ये सब मॉलिक्यूल से तो पक्का टकराएगा। थोड़ा सा और बड़ा ले लेंगे तब, ये इस मोशन से जा रहा है तो ये इधर है, ठीक है छोटा है, लेकिन हो सकता है बड़ा होना तो टकरा जाएगा। हम बेसिकली ये और ये मॉलिक्यूल ही देख रहे हैं। ठीक है, ये सब हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टकराने का कंडीशन समझ में आया बच्चों। ये सेंटर इसी के लाइन पे होना चाहिए, ये सिलेंडर के लाइन पे ही होना चाहिए, तभी अगर अंदर हुआ तो टकराएगा, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर हुआ तो कैसे टकराएगा भाई, टकराना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही गैस मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, इस सिलेंडर में कितने हैं वो n मान लेते हैं, मान लिया n, कैपिटल N मान लेते हैं, छोड़िए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम मॉलिक्यूल्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल डेंसिटी भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल डेंसिटी बोला जाए फिर भी वो n ही होता है। ठीक है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो समझ रहे हैं। मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। मतलब अगर ये छोटा सा वॉल्यूम देखें, ये छोटा सा वॉल्यूम इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। इसी तरीके से और छोटा सा वॉल्यूम देखेंगे इसमें, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, कैपिटल N है। आ रहा समझ में। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरीके से बढ़ते जाएँ तो इसका टोटल लेंथ हमने मान लिया है कि L है। ये पूरा बड़ा वाला सिलेंडर जो है इसका लेंथ L है। ठीक है भाई, कंसिडर कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम में, टोटल जैसे है ना, ये टोटल इस सिलेंडर है, तो इस जो हमने कंसिडर किया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू लेंथ L है, तो इतना वॉल्यूम हो गया।
इतना वॉल्यूम हो गया, तो देख रहे हैं एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। समझ में आ रहा है? कुछ आपको आना चाहिए बच्चों। यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, 2 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2n हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3n हो जाएंगे। उसी तरीके से चलते जाना है। तो इसका मतलब कि हमने जो कंसिडर किया है पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर एल में कितना होगा, पाई डी स्क्वायर एल में कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे होता था उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे एन में, तो ये जो है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एन में। आ रहे कुछ समझ में? मतलब पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन हो जाएगा इतना मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई डी स्क्वायर एल एन। आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं, ठीक है। इसको छोड़ के, मतलब छोड़िए ना, ये तो टकरा रहा है जाके। तो क्या लग रहा है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, तो ये मॉलिक्यूल इधर से जा रहा है, तो ये जितने हैं उससे तो टकराएगा ही, क्योंकि वो अंदर है भाई। जो अंदर आ गया, मैं बोला ना, जो इसके अंदर आ गया, अंदर हो गया इसका सेंटर, इसका मतलब अंदर है, तो उससे तो टकराएगा ही। तो मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर है उससे तो टकराएगा ही। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, ये भी हो जाएगा पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन हो जाएगा। अरे यार, मैं जितना इसमें मॉलिक्यूल्स है ना उतना ही कोलिजन होगा, तो उतना ही तो हमने लिख दिया है कि नहीं? समझ में आ रही है? क्योंकि ये जा रहा है तो जितना मॉलिक्यूल्स है उससे तो टकराएगा, क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर है, तो उतना ही मॉलिक्यूल्स लिख दिया कि इतने मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, इतने कोलिजन्स होगा, जितने मॉलिक्यूल्स है उतना कोलिजन होगा। ये हमने कंसिडर किया है, ठीक है भाई। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये चीज़ से आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि पूरे जाने में इसको इतना कोलिजन करना पड़ रहा है, इतना कोलिजन करना पड़ रहा है बच्चों। तो अगर हम ये बता दें कि यूनिटरी मेथड लेके कि पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन कोलिजन्स हो रहा है, इतना कोलिजन्स हो रहा है जब हम एल लेंथ कवर कर रहे हैं, पूरा लेंथ कवर कर रहे हैं, तभी तो इतना कोलिजन्स हो रहा है। तो हम अगर बताना चाहें कि एक कोलिजन हो तो उसके लिए इसको मतलब कितना दूरी चलना पड़ेगा, है कि नहीं? इतना कोलिजन्स के लिए एल दूरी चलना पड़ रहा है, इतना कोलिजन्स हो रहा है तो हमको एल दूरी चलना पड़ रहा है। ये मॉलिक्यूल में यहाँ बना दे, लेकिन हो सकता है ये बाहर से आ रहा हो, है ना, वो चाहिए बाहर से ऐसे करके आ रहा हो, यहाँ पे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कोलिजन्स के लिए एल दूरी चलना पड़ रहा है, तो एक कोलिजन के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो यूनिटरी मेथड से अपॉन कर देंगे, पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन कर देंगे। तो यहाँ से दिख रहा है आपको एल एल कट जाएगा, तो एक कोलिजन में जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वो आ जाएगा 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन आ जाएगा बच्चों। और यही तो है फ्री पाथ, यही तो है। एक कोलिजन होने में, जाकर कोलाइड होने में जितना दूरी चला उसने, जितना दूरी चला, जितना इसने डिस्टेंस चला, यही तो फ्री पाथ हो गया, और यही तो फ्री पाथ हो गया बच्चों, है ना, यही तो फ्री पाथ हो गया। तो आप यहाँ पे लेमडा का वैल्यू ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन आ गया भाई, ठीक है, बहुत आसानी से आ गया। तो बोलेंगे बच्चों कि ये एक कोलिजन था, एक कोलिजन में ये दूरी जितना चला वही थोड़ी होगा, ये तो पूरा दूरी चल रहा है, इसका मतलब बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, तो हमको इस टाइप से कंसिडर करना होगा ना। तो उस टाइम पे भी इतना ही आएगा। क्यों आएगा इतना? इसीलिए आएगा क्योंकि हम जो शुरुआत से कंसिडर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें एवरेज है भाई बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं कि हम एक्यूरेट ही लिख रहे हैं, वो सारा चीज़ एवरेज ले रहे हैं भाई, है ना। ये टोटल वॉल्यूम लिखा आपने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, तो ये एवरेज इसमें कंसिडर कर रहे हैं, कहीं पे हमने टोटल का ऐसा कुछ बताया नहीं। तो अगर आप चाहें वैसे भी करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं करके दिखा दूं तो दिखा देता हूं भाई। यहाँ तक आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा है कितना, इतना कोलिजन्स हो रहा है। तो अगर आपने एक टर्म पता हो तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो एक टर्म होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ जाइएगा बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम होता है। नंबर ऑफ कोलिजन्स, देखिए इस टर्म को समझना पड़ेगा तभी तो आप समझ पाएंगे। ये एवरेज है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, एवरेज टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर आप कंसिडर करें एफ का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितना हुआ है, इतना ही तो हुआ है बच्चों, कितना हुआ है पाई डी स्क्वायर एल इंटू एन हुआ है, ठीक है। पाई डी स्क्वायर एन इंटू एल हुआ है पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड, टाइम ऊपर क्यों नहीं आया, एक सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो हम ले रहे हैं ना वो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टी टाइम, मतलब ये भी तो कंसिडर करना होगा भाई कि हम ये कितने टाइम में ले रहे हैं। ये जो आपने लिया है ये चीज़ ठीक है कि इतना नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहा है, कब हो रहा है, जब ये पूरी दूरी चल जा रहा है, ये पूरे सिलेंडर कवर कर रहा है एल लेंथ का, तब जाकर ये आ रहा था, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। लेकिन हम ऐसा थोड़ी करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक छोटा सा दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तब क्या होगा, मान लेते हैं ये यहाँ से गया और यहाँ तक कंसिडर करते हैं, हो सकता है ये मॉलिक्यूल यहाँ हो सकता है इसी टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ भी हो, बिल्कुल हो सकता है, हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं अगर ये टी टाइम में, आपको कैसे पता चला कि ये टी टाइम में पूरा दूरी ही तय कर लेगा, ये टी टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट टाइम में कैसे पता चला कि ये पूरा टाइम ही है, टाइम क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो आपने टाइम क्या कंसिडर कर लिया कि यहाँ से जाकर पूरा एल लेंथ चला तब टाइम टी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो हम टाइम मान लेते हैं कि यहाँ से इसको जाने में यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी से चल रहा होगा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है इनटू जो टाइम टी लगा होगा, तो इतना डिस्टेंस चलने में इसको इतना लगेगा v इंटू टी डिस्टेंस चला होगा, है कि नहीं। टी टाइम में कितना डिस्टेंस चला होगा, v इंटू टी डिस्टेंस चला होगा। अरे भाई डिस्टेंस बराबर चाल गुने दूरी, चाल गुने समय, भूल गए क्या, अरे यार हमको लग रहा है भूल गए आप लोग। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना भाई, तो वही तो हमने कर दिया, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल, डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो हमें ये पता चला टी टाइम में क्या हो रहा है यहाँ पे, पता है मैं क्यों नहीं यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है भाई कि इतने टाइम में इसने पूरा कोलिजन पूरा दूरी तय कर लिया, ये पूरा है, ये देखिए ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पूरा दे रहा है, पूरा का पूरा सिलेंडर जाने पे, एल लेंथ जाने पे, है कि नहीं, तब दे रहा है ये। लेकिन हमें कंसिडर करना है किसी टी टाइम पे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट एनी टाइम टी डिस्टेंस कवर, है ना, डिस्टेंस कवर कितना है बच्चों, वो है v इंटू टी है ना, v इंटू टी है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि v इंटू टी यहाँ पे अगर होगा तब क्या होगा, तो v इंटू टी अगर हम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको बताया था ना मैं इतना वॉल्यूम चल रहा है, तो इतना क्या था, ये 1 वॉल्यूम था, हाँ मतलब वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वॉल्यूम में इतना है। तो उसी तरीक़े से अगर आप कंसिडर करें कि यहाँ पे आखिरकार इतना दूरी है और इसका ये तो कंसिडर कर नहीं सकते, एरिया तो यही रहेगा, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों, आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ कितना चला इस बार v इंटू टी, तो इतने में कितना होगा, उतना ही होगा, पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन करना पड़ेगा। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको बच्चों। तो इतना वॉल्यूम में चलने में इतना कोलिजन्स होगा, ये इतना कोलिजन्स होगा। अब हम समझ गए कि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टी टाइम बन रहा है, इन टाइम टी, है ना बच्चों। तब जाकर हम यहाँ पे इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा था ना बच्चों, पूरा थोड़ी, हमें पता ही नहीं पूरा कितना होगा, वही तो हमें निकालना है भाई, वही हम कंसिडर कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी कितना हो गया, इतना हो गया, पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टाइम यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी मिल गया पाई डी स्क्वायर वी इंटू एन। अगर आपको ये मिल गया तो आपको पता होगा कि एवरेज टाइम क्या होता है,
एवरेज कैसे लिखते हैं यार? एवरेज टाइम टेकन जो होगा, टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम 1/, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अरे भाई टाइम पीरियड बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी का चीज़ का यूज तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/πd² v इंटू एन हो जाएगा, सिंपल। तो ये रिलैक्सेशन टाइम आपने निकाल लिया, है ना। कोलिजन होने में जो टाइम लगता है ना, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं भाई आपको क्या निकालना था, लेमडा ही तो निकालना था, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ही तो निकालना था बच्चों आपको। तो निकल तो गया, कैसे निकल गया, कैसे निकल गया? मीन फ्री पाथ मतलब कि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज डिस्टेंस ही तो है ये। तो क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे। तो भी हमारे पास कितना आया था बच्चों, भी वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी है। ये टाइम कौन सा है भाई, ये टाइम कौन सा है? तो ये रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो हम चीज़ें एवरेज ही ले रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम लिया जाता है। हमने सिर्फ टाइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोलिजन्स के बीच में जो होने वाला टाइम होता है ना, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं, और वही चीज़ हम टोटल कंसिडर कर रहे हैं ना। एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है उनका, तो ये इनका एवरेज टाइम टाइप का है, तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कितना है बच्चों, ये आपको 1/πd² v इंटू एन है, ठीक है भाई, है तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे v का वैल्यू कट जाएगा, इसको अच्छे से लिख दो, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या पता चला भाई, क्या पता चला कि लेमडा का वैल्यू आ रहा है 1/πd² इंटू एन। मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने बोला था आपको 1/πd² एन, यहाँ से भी आ गया। तो चीज़ें वही आ जाएगी, क्योंकि हम पहले ये सब लिख दिए है ना। तो यहाँ तक भी अगर आप समझ गए तो यही चीज़ तो आंसर आ गया है, क्योंकि इतना चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कैलकुलेट करना है तो ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि चीज़ें एवरेज ही हैं शुरू से ही। हम ऐसा एजम्पशन या ऐसा कंसिडर किए हैं, चीज़ें अलग नहीं आएगी भाई। चाहे तो आप इसमें और भी चीज़ें बोल सकते हैं। और ऐसे देखेंगे आप तो एनसीईआरटी में पता है ये चीज़ नहीं दिया होता है, ये चीज़ दिया होता है लेकिन इसके आगे कुछ और लिखा होता है। ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका एक्यूरेट वैल्यू लिखता हूँ। एक्यूरेट लेमडा जो आएगा वो आ जाएगा 1/√2πd² इंटू एन आता है, ठीक है, आया समझ में। ये होता है एक्यूरेट वैल्यू। तो हम ये लेके ये लें, अगर आपको सवाल में पूछा जाए तो आप ये लीजिएगा, ठीक है। √2 क्यों आया भाई, ये कैसे आ गया, मेरा तो 1 आया था यहाँ पे। इसलिए आया क्योंकि जो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए ना, आप इसका मोशन थोड़ी कंसिडर, आप इसको वेलोसिटी भी दिए है, ये दिए नहीं है, इसका वेलोसिटी भी है, और वो भी एक लीनियर में है, पाथ में। तो ये क्या, ये ऐसे रुका होगा कि ऐसे भाई मैं रुका हूँ मेरे से आके टकरा जा, भाई ये भी थोड़े थोड़े तो मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे। तो उस चीज़ को अगर कंसिडर करके बनाएंगे, उस चीज़ को कंसिडर करके अगर बनाएंगे तो आपके पास नीचे का √2 का टर्म आता है। तो वो डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। यही चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, अरे सर इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1/√2 का टर्म आ जाता है, 1 नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हिलते रहेगा ना, तो चीज़ें बदल जाएगी। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ है क्या आपको पता होगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है ये, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है बच्चों ये। और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है बच्चों ये। और आप चाहे तो इसका एक और फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं, कैसे कैसे, ऐसे। आपको पता है ना बच्चों, PV = nRT तो होता है, और एक और चीज़ होता है NKT। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, बताया था मैंने आपको। तो लेमडा का वैल्यू ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू देखेंगे आप तो हो जाएगा PV, चाहे n/v ही देख लेते हैं ना, n/v ही देख लेते हैं। तो n/v कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P/kT आ जाएगा भाई, है कि नहीं। तो ये और कुछ नहीं आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था। और यहाँ का एन ये अलग है भाई, देखिए अब यहाँ पे कंसिडर करना होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ ठीक है, इंडेक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है।
तो एन डैश अपॉन वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब एन डैश अपॉन वी का वैल्यू जो हो जाएगा वो एन होगा। आ रहा है समझ में अब? ओके ओके ओके। तो पाई डी स्क्वायर इंटू एन, तो एन का वैल्यू क्या है बच्चों देख सकते हैं एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये है ना, यही तो है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, मतलब के टी ऊपर आ जाएगा अपॉन पाई डी स्क्वायर पी आ जाएगा, ठीक है, पी अपॉन के टी। तो ये इस टाइप का भी हम हमारे को पूछा जाएगा तो हम इस टाइप का बता सकते हैं, है ना, इस टाइप का भी हम बता सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो बताने की चीज़ें हैं, ऐसे भी बताया जा सकता है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, थैंक यू, है कि नहीं बच्चों? और भी चीज़ें हम बताएंगे, सवाल हम नहीं किए हैं, ठीक है, सवाल हम करेंगे भाई, ऐसा नहीं सवाल छोड़ देंगे, सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।